Thanks once again. Now, I welcome Dr. Aditya Srinivas for this session on capital market. Today, he will be talking about working of the stock market. And Dr. Aditya Srinivas is a capital market and financial markets professional with specialization in macroeconomics and fundamental research. Currently, he is the Chief Operating Officer of Bombay Stock Exchange Brokers Forum. He has 17 years of corporate experience in the field of financial services with complete knowledge about all the segments of the capital markets and financial products. We all are very fortunate to have him here briefing us on the working of capital markets. And we have these 10 sessions which he has kindly consented. So two of the sessions are already over last week, which was on Indian economy and world economy. And today, as I mentioned earlier, he will be talking about working of the stock market. So, Dr. Srinivas, thank you very much for being here once again. Thank you, sir. Thank you very much for this opportunity. Iftikhar bhai, thank you very much. Assalamu alaikum, all my dear friends. See, today's topic is very interesting, friends. आज का जो टॉपिक है वो स्टॉक मार्केट के ऊपर है. So इसमें मैंने क्या किया है, छोटा सा पीपीटी है. पीपीटी पहले मैं रन करता हूँ, फिर आपके सारे क्वेश्चन शांति से अपने डिस्कस करेंगे. आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, स्टॉक मार्केट के ऊपर है. और स्टॉक मार्केट आप सब जानते हैं इस वक्त ऑल टाइम हाई पे चल रहा है. सो हम समझने की कोशिश करेंगे कि भाई बेसिकली मार्केट क्यों इतना ऊपर गया, इसकी वजह क्या है, स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है. पहले थोड़ा सा ये बैकग्राउंड समझ लेते हैं. जी फ्रेंड्स, हम स्टॉक मार्केट की जब भी बात करते हैं तो जाहिर सी बात है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज अपने ध्यान में आता है, बिकॉज ये इंडिया का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे पुराना और वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है. बीएससी बना था 9 जुलाई 1875 को, यानी ऑलरेडी अपने 145 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं फ्रेंड्स. 145 ईयर्स हमने कंप्लीट किए हैं. जब ये बना था ना फ्रेंड्स तो इसका नाम था नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन. आप देख सकते हैं इसके नाम में भी स्टॉक ब्रोकर वर्ड आता है. ये ऐसा एक एक्सचेंज है फ्रेंड्स कि जिसके फॉर्मेशन में ब्रोकर्स ने खुद बहुत बड़ा रोल प्ले किया था. ब्रोकर्स ने ही इसको बनाया था और करीबन 125 साल तक ब्रोकर ही इसको चलाते थे. 2012 के बाद हम कॉर्पोरेट एंटिटी बने. तब 1875 में अपनी मेंबरशिप फीस, यानी किसी को डायरेक्ट लाइसेंस लेना था ब्रोकर का तो मेंबरशिप फीस होती थी 1 रुपया. शायद आपको ताजुब लगे कि भाई 1 रुपये क्या होता है, बट 1875 में तो 1 रुपये बहुत बड़ी रकम थी फ्रेंड्स. और तब पहले लॉट में जब पहला ये एक्सचेंज बना और ये थोड़ा कामकाज स्टार्ट हुआ तो पहले लॉट में करीबन 318 लोग थे जिन्होंने ब्रोकरशिप ली थी. आज अगर मैं आपको करंट सिनारियो की बात करूं तो आज 2020 करीबन अपने मेंबर ब्रोकर है, डायरेक्ट ब्रोकर जिसे हम कहते हैं, जिसने डायरेक्ट लाइसेंस लिया है बीएससी का. और अपनी जो मेंबरशिप फीस है वो मेंबरशिप फीस बेसिकली 10 लाख रुपए से 50 लाख रुपए तक की है, जिसमें 4 अलग अलग कैटेगरीज है 10 लाख से 50 लाख तक की. 10 लाख रुपए वाली कैटेगरी में आप सिर्फ अपना खुद का ट्रेड कर सकते हैं, जिसे प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग कहा जाता है. प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग जिसमें आप सिर्फ 10 लाख रुपए भरते और आप खुद का ही ट्रेड कर सकते हैं, आप किसी क्लाइंट का काम नहीं कर सकते. दूसरी जो कैटेगरी है वो 15 लाख रुपए वाली है, जिसमें आप सिर्फ क्लाइंट्स का काम कर सकते हैं. क्लाइंट यानी भाई आप ब्रोकर हो, मैं आपका क्लाइंट बनाओ, मैंने बोला भाई मेरे 10 रिलायंस ले ले तो आप 10 रिलायंस बाई करोगे, यानी क्लाइंट जो बोलता है वही बाई सेल आप करते हो, खुद का नहीं करते. सो उसको कैटेगरी 2 कहते हैं, जो ओनली क्लाइंट है. तीसरी है क्लाइंट प्लस प्रोप्राइटरी, जिसकी फीस है 25 लाख रुपए, जिसमें आप दोनों कर सकते हो, खुद का भी कर सकते हो, क्लाइंट का भी कर सकते हो. और जो चौथी कैटेगरी है जिसमें आप खुद का करते हो, क्लाइंट का करते हो, और प्लस जिसको हम एल्गोरिदम ट्रेडिंग भी कहते हैं. एल्गोरिदम ट्रेडिंग यानी मशीन ट्रेडिंग, उसकी लाइसेंस है 50 लाख रुपए. तो इस तरीके से आज अगर किसी को ब्रोकर बनना है बीएससी का तो ये 4 ऑप्शंस अवेलेबल है. स्टॉक मार्केट में जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं फ्रेंड्स तो ब्रॉडली Sir, excuse me, sorry. Can we have a full screen request from the participants? Thank you. सी बेसिकली स्टॉक मार्केट में अगर इन्वेस्ट करना है फ्रेंड्स तो उसके बेसिकली 2 तरीके हैं. एक ये है कि आप डायरेक्टली स्टॉक ब्रोकर के थ्रू इन्वेस्ट करो, जैसे कि आपने डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन किया और आप बेसिकली इन्वेस्ट करते हो. दूसरा मेथड है जिसे हम इनडायरेक्ट मेथड कहते हैं कि आपने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया और म्यूचुअल फंड अपने ऑन बिहाफ इन्वेस्ट करता है. तो ब्रॉडली स्पीकिंग ये 2 तरीके हैं बेसिकली इन्वेस्ट करने के स्टॉक मार्केट में. आदित्य जी हाँ बोलिए ना.
सर कहिए ना। नहीं, I think somebody from the participants, please don't speak while the session is on. फ्रेंड्स एक बार मुझे पूरा ये पीपीटी खत्म करने दीजिए, फिर मैं आपके सारे क्वेश्चंस आंसर कर दूंगा। पहले एक बार मुझे समझा देने दीजिए। सी फ्रेंड्स, ये जो दो मेथड है ना, इसमें आज हम बेसिकली डायरेक्ट मेथड समझेंगे। म्यूचुअल फंड का कल पूरा 1 घंटे का सेशन है, तो कल म्यूचुअल फंड समझेंगे। आज हम समझ रहे हैं कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में कैसे होता है। सी स्टॉक मार्केट में आपको जब भी इन्वेस्ट करना है, तो ये इंडिया में ही नहीं बट ग्लोबल लेवल पे भी आपको करना है, तो ये सेम 3 अकाउंट चाहिए: ट्रेडिंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट और सेविंग्स बैंक अकाउंट। ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट जो है फ्रेंड्स, ये बेसिकली ब्रोकर ओपन करता है, और सेविंग्स बैंक अकाउंट आपका बैंक में होता है। करेक्ट, ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ब्रोकर ओपन करेगा। तो ये तीनों ही अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ट्रेडिंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट और सेविंग्स बैंक अकाउंट, ये 3 अकाउंट अगर आपके होते हैं तो आप बेसिकली स्टॉक मार्केट में अपना काम कर सकते हैं। ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ब्रोकर के वहां ओपन होते हैं। करेक्ट, ये दोनों अकाउंट ओपन करने के लिए आपको क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे? तो बहुत सिंपल से है, इसमें 4 चीज टोटल लगती है। आपका एक पासपोर्ट साइज फोटो, पैन कार्ड जेरोक्स, आधार कार्ड जेरोक्स और 6 महीने का आपका बैंक अकाउंट स्टेटमेंट। सी बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लेने का इतना ही ऑब्जेक्टिव है सेबी का कि आपका अकाउंट प्रॉपरली एक्टिव है कि नहीं है। इसमें और कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है कि आपका बैलेंस कितना है, या बेसिकली इसके अंदर आपका ये कितना है, अपना ट्रेडिंग वॉल्यूम कितना है। ओनली ऑब्जेक्टिव इज कि भाई प्रॉपरली अकाउंट एक्टिव है और 6 महीने से उसमें कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। पैन कार्ड, आधार कार्ड आजकल कंपलसरी है फ्रेंड्स। और इसमें एक पॉइंट और भी इंपॉर्टेंट है कि दोनों ही में, पैन कार्ड और आधार कार्ड में, एक ही फॉर्मेट के नाम होने चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई किसी में एक वर्ड एक्स्ट्रा है या एक वर्ड नहीं है या स्पेलिंग में कोई चेंज है, तो बेसिकली वो अकाउंट ओपनिंग रिजेक्ट होता है। तो इसलिए आपका एक पासपोर्ट साइज फोटो, पैन कार्ड जेरोक्स, आधार कार्ड जेरोक्स और 6 महीने का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, ये सारी चीजें अगर आपके पास होती है तो आपके स्टॉक मार्केट में आपका ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट खुल जाता है। ये अकाउंट खुलने का जो वक्त लगता है वो करीबन 3 से 4 वर्किंग डेज लगते हैं, जिसमें ब्रोकर आपका अकाउंट ओपन कर देगा। अभी ऑनलाइन अकाउंट्स भी ओपन होते हैं, बिकॉज कोविड के चलते ऑनलाइन केवाईसी सेबी ने अलाउ किया था, तो उसमें 1 वर्किंग डे में आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट जो है फ्रेंड्स, इसकी यूटिलिटी क्या है? तो ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है उसमें आप एक्चुअली बाई सेल करोगे, यानी आप स्टॉक मार्केट में जब आपको बाई करना है, तो जैसे मैंने ब्रोकर को फोन किया और बोला भाई मेरे 10 रिलायंस ले ले, तो वो कहाँ लेगा? वो मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में लेगा। इसलिए जब मेरा ट्रेडिंग अकाउंट ओपन होता है तो मेरा एक कोड आता है, कोड यानी अकाउंट नंबर आता है। जैसे अपना सेविंग्स बैंक अकाउंट नंबर होता है, मेरा ट्रेडिंग कोड होगा। जैसे एग्जांपल मैं आपको मेरा ही एग्जांपल दूं तो OMJ0006 ये मेरा वन ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट कोड है। तो मैं ब्रोकर को कॉल करके बोलूंगा कि भाई OMJ0006 में आप 10 रिलायंस बाई करो, तो वो बेसिकली मेरे 10 रिलायंस वो कोड में पंच करेगा, ट्रांजैक्शन पंच करेगा और मेरे शेयर्स बाय होंगे। एक बार मैंने वो शेयर्स का फुल पेमेंट कर दिया है, मैंने पूरा पेमेंट कर दिया, तो वो शेयर्स जाके मेरे डीमैट अकाउंट में स्टोर हो जाएंगे। एक चीज आप समझना फ्रेंड्स कि डीमैट अकाउंट अपना कबर्ड जैसा है कि जिसमें आप चीजें स्टोर करते हैं, तो डीमैट अकाउंट में आप बेसिकली अपने शेयर्स स्टोर करेंगे। दूसरी चीज डीमैट के अंदर है ना फ्रेंड्स, एक जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये रहता है कि वही शेयर जाएंगे जिसका पेमेंट आपने फुल किया है। आपने शेयर खरीदे, लेकिन अगर आपने पेमेंट नहीं किया है तो ये शेयर बेसिकली आपके ब्रोकर के पास ही पड़े रहेंगे। और अभी सेबी नॉर्म्स के हिसाब से आपको 5 डे के अंदर पेमेंट कर देना रहता है। अगर आप पेमेंट नहीं करते हो तो ब्रोकर आपके शेयर बेच देगा, और अगर तब प्राइस नीचे है और आपको लॉस आता है तो लॉस भी आपको कायदेसर का भरना पड़ेगा। इसलिए नॉर्मली अब ब्रोकर्स क्या करते हैं कि आपने खरीदा तो तुरंत ही वो बेसिकली आपको कहते हैं कि भाई आप इसका पेमेंट कर दो। तो ये एक चीज इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमें ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। दूसरा, अब डीमैट अकाउंट देखेंगे तो डीमैट अकाउंट में जैसे मैंने कहा कि एक बार आपने बाय कर दिया, प्रॉपर पेमेंट कर दिया, तो वो शेयर्स आपके डीमैट में स्टोर होते हैं। तो डीमैट अकाउंट में एक बार आपके शेयर्स चले गए तो वो परमानेंटली आपकी प्रॉपर्टी है। आप चाहे उतने साल तक वो शेयर्स को अंदर रहने देंगे। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए भी सेम डॉक्यूमेंट्स है, पैन कार्ड और आधार कार्ड। सी बेसिकली आज क्या हुआ है कि सारे ब्रोकर्स के पास नॉर्मली डीमैट फैसिलिटी भी होती है
और BSc NSc का लाइसेंस भी होता है। सो इसलिए जब वो एक आपसे KYC फॉर्म साइन करवाते हैं तो उसमें दोनों चीज आ जाती है, ट्रेडिंग अकाउंट भी आ जाता है, डीमैट अकाउंट भी आ जाता है। यानी ट्रेडिंग और डीमैट दोनों ही अकाउंट एक ही साथ आपके ओपन हो जाते हैं पैन कार्ड और आधार कार्ड सबमिट करने से। रिसेंटली जो E KYC है फ्रेंड्स, E KYC ये है इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर। सी कोविड-19 के चलते फिजिकल मीटिंग, फिजिकल इंटरेक्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया था, बेसिकली पॉसिबल नहीं था। तो तब सेबी ने क्या अलाउ किया कि भाई E KYC इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर के जिसमें बेसिकली आप आपके घर से भी ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं विदाउट एनी फिजिकल मीटिंग, जस्ट बाय अपलोडिंग योर पैन कार्ड एंड आधार कार्ड विद द ब्रोकर। तो इस इनिशिएटिव से काफी हेल्प मिली थी और करीबन अप्रैल से लेकर दिसंबर तक आपको ताज्जुब होगा सुन के फ्रेंड्स 45 लाख नए डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन हुए हैं। और ये सारे फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स है। फर्स्ट टाइम यानी जिसका आगे डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट नहीं था, ये वो सेगमेंट है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट आ गए, यंग प्रोफेशनल्स आ गए जो पहले ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते थे बट अब बेसिकली स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सो ये E KYC से काफी मदद मिली इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को। ट्रेडिंग एग्जैक्टली कैसे होगा? सी एक बार आपका ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट ओपन हो जाता है, एक बार आपका ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट ओपन हो गया तो आप क्या करोगे, जैसे मैं क्लाइंट हूं तो मैं ब्रोकर को कॉल करूंगा और उसको मेरा ट्रेडिंग कोड बोलूंगा। एक बार मैंने उससे मेरा ट्रेडिंग कोड कहा तो उस कोड में वो ट्रांजैक्शन पंच करेगा और मुझे कंफर्मेशन आएगा। आजकल बिकॉज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है तो जैसे ही मेरा ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होता है फ्रेंड्स, ब्रोकर से मुझे तुरंत SMS आ जाता है कि भाई इतने शेयर इतने प्राइस में आपके बाई हुए हैं। और शाम को उसी तरह का SMS आपको एक्सचेंज से भी आता है, यानी क्रॉस वेरिफिकेशन हो जाता है कि ब्रोकर जो आपको SMS भेज रहा है वो ऑथेंटिक था, बिकॉज आप उसको एक्सचेंज के SMS से भी टैली कर सकते हो। स्टॉक मार्केट में फ्रेंड्स आप जब भी एंटर करते हैं तो टिपिकली आपके पास दो ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज होती है। एक होता है जिसे हम इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं और एक होता है जिसे हम डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग कहते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग यानी क्या कि आपने सुबह शेयर लिया, आपने दोपहर को बेच दिया, तो इसको बेसिकली हम इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग में ऑब्वियसली रिस्क एंड रिटर्न काफी हाई रहता है इंट्राडे ट्रेडिंग में, लेकिन इसमें एक चीज है फ्रेंड्स कि बेसिकली 80% ऑफ द मार्केट वॉल्यूम, आपको ताजुब होगा सुन के, 80% ऑफ द मार्केट वॉल्यूम इज इंट्राडे ट्रेडिंग ओनली। बिकॉज यहाँ पे ये बेसिकली इंट्राडे ट्रेडिंग का पूरा पर्सपेक्टिव क्या है कि आप बेसिकली अपना जो डिफरेंस है बिटवीन द बाई प्राइस एंड द सेल प्राइस, बस उसी में ट्रांजैक्शन को स्क्वायर करते हो। यानी आपने 100 रिलायंस 2000 रुपए में बाई की है एग्जाम्पल, और 2005 में उसको बेच दी है 1 घंटे बाद, तो 5 रुपए इंटू 100, 500 रुपए आपका प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट आपके 2 दिन बाद T+2 जो अपना सेटलमेंट साइकिल है उसके बाद आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। सो इस तरह बेसिकली इंट्राडे ट्रेडिंग फ्रेंड्स होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग में एक चीज आप समझना फ्रेंड्स कि अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करना ही है तो इसके लिए आपका इंफॉर्मेशन मतलब रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी आपको न्यूज़पेपर्स आप अपडेटेड पढ़ते हो, मनी कंट्रोल वेबसाइट रेफर करते हो, bscindia.com रेगुलर देखते हो, आपको पता होना चाहिए कि भाई वर्ल्ड लेवल पे क्या चल रहा है। बिकॉज ग्लोबल से जो इंफॉर्मेशन न्यूज आती है उसके बेस पे इंडियन मार्केट्स रिएक्ट करते हैं। इसलिए अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करना है तो आपका नॉलेज रिलेटेड टू फाइनेंशियल न्यूज, फाइनेंशियल मार्केट हैज टू बी वेरी स्ट्रांग। सेकंड आप देखोगे डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग। सी डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग की बात करते हैं तो डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग में आप क्या करते हो कि आपने शेयर्स बाई किए, उसका फुल पेमेंट कर दिया और वो शेयर्स को अपने डीमैट अकाउंट में ले लिया, तो फिर शांति से आप उसको महीना 2 महीना या जब आपका डिजायर्ड रिटर्न आता है तब आप उसको बेचते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लोगे तो मार्च 2020 में अगर जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज का भाव 900 हो गया था, HDFC 800 850 कुछ गया था, अपना इन्फोसिस 600 रुपए हो गया था, तो आपने इन शेयर्स को तब बाई किए होते, पूरा पेमेंट करके उसको डीमैट में ले लिए, आज आप देखोगे 1 साल में पूरा पैसा डबल हो गया। यानी विद इन 10 to 11 months योर मनी बिकम्स डबल। सो इसको बेसिकली डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग कहते हैं। डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग इज रिलेटिवली मोर सेफ एंड सिक्योर बिकॉज इसमें शेयर्स आपके डीमैट में होते हैं, तो आपकी लिबर्टी है कि आप उसको कब बेचना चाहे, जब भी आपका डिजायर्ड रिटर्न आता है तब आप वो शेयर बेच के अपना मुनाफा कर सकते हैं।
स्टॉक मार्केट में है ना फ्रेंड्स, एक चीज आप याद रखिएगा कि ये बेसिकली इट इज अ लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। सी बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, मार्केट में लॉस क्यों करते हैं? बिकॉज उनको लगता है कि मैं आज 1 लाख डालूंगा कल 10 लाख बनेंगे। ऑब्वियस सी बात है फ्रेंड्स, ऐसा कभी नहीं होगा और कहीं नहीं होता है, वो सिर्फ सिल्वर स्क्रीन पे होता है, रियलिटी में नहीं होता है। सो यहाँ पे अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हो तो डेफिनेटली आपका प्रॉफिट आना तय है, आपकी वेल्थ बनेगी। आप देख सकते हैं कि जो बीएससी सेंसेक्स था वो 1979 में स्टार्ट हुआ विद अ बेस फिगर ऑफ 100 और आज आप देखो 50,000 के पार है। इनफैक्ट आई वुड लाइक टू ऑफिशियली टेल यू फ्रेंड्स कि जब मैं स्टूडेंट था आज से 20 साल पहले, मैंने खुद बीएससी सेंसेक्स को 2600 पे देखा है। आप मानोगे 2600 पे मैंने बीएससी का इंडेक्स देखा है अपनी आंखों से। तब मैं ग्रेजुएशन में इंटर्नशिप करता था ब्रोकर के वहां, और बेसिकली निफ्टी को मैंने 950 पे देखा है, और आज आप देखो ये दोनों इंडेक्स कहाँ है। सो एक चीज आप याद रखना कि ये दोनों इंडेक्सेस लॉन्ग टर्म में काफी बढ़ते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली हमारी इकोनॉमी ग्रो करती है। एक चीज आप याद रखना फ्रेंड्स कि आप इंडिया पे पैसा लगा रहे हो, इंडिया ग्रो करेगा तो ये इसका चलना तय है, और इंडिया का ग्रोथ होना ही है, कोई उसको रोक नहीं पाएगा। आप पिछले 40 साल का रिटर्न, एवरेज रिटर्न देखोगे तो वो 16.5% है इक्विटी मार्केट्स का, तो विच इज हाईएस्ट रिटर्न फ्रेंड्स एज कंपेयर टू ऑल अदर असेट क्लासेस। एक चीज यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इकोनॉमी को इसलिए टच किया है बिकॉज स्टॉक मार्केट इज अ बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमी। सो हमारे इकोनॉमी चलती है करके स्टॉक मार्केट से इतना रिटर्न निकलता है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं कि पिछले 20 साल का अगर आप एवरेज इंडियन इकोनॉमी का जीडीपी परफॉर्मेंस देखेंगे तो वो 7.5% था एवरेज जीडीपी, और वर्ल्ड की एवरेज करीबन 2.5 से 3% थी। तो लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली अपनी इकोनॉमी ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। और एक दूसरी चीज, जब भी आप बेसिकली कैपिटल मार्केट से कनेक्टेड रहना चाहते हैं एज एन इन्वेस्टर, एज अ ट्रेडर और एज अ जॉब प्रोफेशनल, या आपकी सब ब्रोकरशिप है, तो भी आप याद रखिएगा कि ये 4 इकोनॉमीज का आपको नॉलेज होना चाहिए, यूएस, यूरोप, चाइना और जापान। बिकॉज वर्ल्ड में जब भी आप पिछले 30-40 साल में देखो, जो भी प्रॉब्लम या वर्ल्ड में सिचुएशंस क्रिएट हुई है और स्टॉक मार्केट्स ऊपर नीचे हुए हैं, तो वो ये 4 इकोनॉमीज की वजह से ही हुई है, यूएस, यूरोप, चाइना और जापान। इसमें टिपिकली जापान ने आज तक कोई इतना न्यूसेंस नहीं किया, बट ये बाकी 3 इकोनॉमीज में हमने लास्ट सेशन में देखा था वर्ल्ड इकोनॉमी में भी कि 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस अमेरिका से आया, 2011 यूरोपियन यूनियन क्राइसिस यूरोप से आया, और 2015 कमोडिटी प्राइस क्रैश चाइना से आया, और कोविड-19 भी चाइना की देन है। सो इन सब सिचुएशंस में स्टॉक मार्केट क्रैश हुए थे। सो बेसिकली इन इकोनॉमीज में अगर चीजें ओके है तो स्टॉक मार्केट अच्छा चलता है, नहीं तो वो रुक जाता है। इकोनॉमी की बात करें फ्रेंड्स, तो जस्ट एक स्लाइड रिकैप जैसा है कि भाई स्टॉक मार्केट क्यों चलेगा, बिकॉज इंडिया चलेगा। और इंडिया क्यों परफॉर्म करेगा, ये 3 रीजन की वजह से, डेमोग्राफिक डिविडेंड, डोमेस्टिक कंजम्पशन और हाई सेविंग्स रेट। जी फ्रेंड्स, अपने वहाँ हाईएस्ट यंग वर्किंग पीपल है, बिकॉज हमारे वहाँ सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है जो 25 ईयर्स की, जिसकी एवरेज एज है। इसकी वजह से है ना फ्रेंड्स, बेसिकली आप देखोगे कि यंग पॉपुलेशन है तो काम करेगा तो अर्न करेगा, और अर्न करेगा तो स्पेंड करेगा। दैट मीन्स अपना जीडीपी ग्रोथ होना तय है। और आप देख सकते हो कि Q3 में अपना जीडीपी ऑलरेडी पॉजिटिव जोन में आ चुका है, 0.4%। आगे चलते अब सब चीज ठीक रही तो ऑब्वियसली अपनी इकोनॉमी रिलेटिवली अच्छा परफॉर्म कर लेगी, और इसी कैलकुलेशन और प्रिडिक्शन पे फॉरेन इन्वेस्टर जितना पैसा डाल रहे हैं। सेकंड, आप देखोगे डोमेस्टिक कंजम्पशन। सी डोमेस्टिक कंजम्पशन यानी हमने जितना मैन्युफैक्चरिंग हम इंडिया में करते हैं तो करीबन 80% हम यहीं पे कंज्यूम कर लेते हैं, और सिर्फ 20% हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो वी आर टिपिकली नॉट अ एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी फ्रेंड्स, एज इन केस ऑफ, अगर आप देखोगे तो अगर आप इन इकोनॉमीज को देखते हो, क्या कहते हैं अपना चाइना, जापान है, तो ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमीज है, यूरोप टूरिज्म पे डिपेंडेंट है। तो अपना ऐसा कोई इश्यू नहीं है, तो हम इंडिपेंडेंट डिमांड एंड कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है। और फाइनली फ्रेंड्स आप देखोगे तो हाई सेविंग्स रेट एक इंडिया का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है फ्रेंड्स, बिकॉज अपनी जो बचत करने की आदत है ना, ये चीज हमें बहुत काम लगती है, बिकॉज सेविंग रिजल्ट्स इनटू कैपिटल फॉर्मेशन इनटू इन्वेस्टमेंट, एंड इन्वेस्टमेंट इनटू एसेट क्रिएशन। करेक्ट, ये एक पॉइंट हमें ध्यान में रखना है।
सी ये सब समझने के बाद एक क्वेश्चन आता है कि भाई व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, हम इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं। सी इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव ही क्या है कि आप करंटली अपना कंजम्पशन फोरगो करते हो ताकि आपका फ्यूचर ज्यादा ब्राइट हो। यानी आपके पास आज 10,000 रुपीज स्पेयर है, तो आप बेसिकली वो 10,000 रुपीज इन्वेस्ट करेंगे ताकि फ्यूचर में वो 10,000 का 20,000 हो या 15,000 हो। करेक्ट। यानी वो जो 10,000 आप आज स्पेंड करके एंजॉय कर सकते थे, वो आप इन्वेस्ट करते हो ताकि आपका फ्यूचर बेटर हो। इसलिए इन्वेस्टमेंट इज अ प्रोसेस वेयर यू फोरगो योर करंट कंजम्पशन फॉर फ्यूचर ग्रोथ। इन्वेस्टमेंट करने के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं फ्रेंड्स। सी टिपिकली आप देखोगे तो हर इंसान के ये 4 से 5 ऑब्जेक्टिव कॉमन होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, टू ओन अ हाउस, हर इंसान अपना घर चाहता है। टू हैव अ कार, एक गाड़ी चाहता है। चिल्ड्रन है तो उसको अच्छे से पढ़ाना है। मैरिज ऑफ चिल्ड्रन, उनको सेटल करना है। और ऑब्वियसली मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिटायरमेंट प्लानिंग। सी फ्रेंड्स, अपनी जो कंट्री है उसमें बेसिकली अनफॉर्चुनेटली सोशल सिक्योरिटी का कोई प्रोविजन नहीं है। तो अगर हम ढंग से इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो सीधी सी बात है कि अपना रिटायरमेंट प्लानिंग ही अपने पे भारी पड़ेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है इन्फ्लेशन को बीट करना। सी इन्फ्लेशन यानी महंगाई फ्रेंड्स। जैसे जैसे टाइम बीतता है महंगाई बढ़ती है। मुझे अभी भी याद है कि जब मैं 12th में था तो मैं एक पैकेट अमूल का मिल्क 5 रुपए में लाता था, आज उसी का हम 30 रुपए दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है फ्रेंड्स कि इन्फ्लेशन बढ़ता है। तो अगर हम इन्वेस्टमेंट्स अच्छा नहीं करेंगे तो आगे जाके हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एनहेंस नहीं कर पाएंगे। सो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे व्हाट इज नॉमिनल एंड रियल रेट ऑफ रिटर्न। जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं ना, जो एक रिटर्न होता है, जैसे एग्जांपल है आज एफडी दे रहा है अपने को 5.5% एग्जांपल, और इन्फ्लेशन 4% है, तो जो 5.5% है वो नॉमिनल रिटर्न है, -4% इन्फ्लेशन, तो आपका रियल रेट ऑफ रिटर्न 1.5% है। आप जब भी इन्वेस्ट करते हो फ्रेंड्स, तो आपको इन्फ्लेशन को माइनस करके एक्चुअल रिटर्न देखना है। इसलिए स्टॉक मार्केट का इंपॉर्टेंस है, बिकॉज स्टॉक मार्केट लॉन्ग टर्म में आपको 15% रिटर्न देता है। तो आप 5% अगर इन्फ्लेशन निकाल भी देते हो तो भी आपका रिटर्न 10% नेट निकलता है। तो आपका अल्टीमेटली वेल्थ अच्छा खासा जनरेट होगा। सो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट बहुत ज्यादा वैलिड है। इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट के भाई आप कहाँ कहाँ पैसा लगा सकते हो। तो मैंने ये पर्टिकुलर में क्या किया है फ्रेंड्स, पीपीटी में ब्रॉडली इन सारे चीजों को टच किया है ताकि इसके बेसिस पे भी आप अपने क्वेश्चंस रख सके। सी एक आम आदमी जो है तो अपने पैसे कहाँ लगा सकता है, तो डायरेक्ट इक्विटी मार्केट्स में, म्यूचुअल फंड में, फिक्स डिपॉजिट्स में, प्रोविडेंट फंड में, इंश्योरेंस, गोल्ड और प्रॉपर्टी। तो ये सब पे मैंने एक एक स्लाइड रखी है, तो ये समझते हैं। सी इक्विटी शेयर्स जो है ना फ्रेंड्स, इसको सोर्स ऑफ वेल्थ क्रिएशन कहा जाता है, बिकॉज इसमें जो रिटर्न निकलेगा वो और किसी में भी नहीं निकलेगा फ्रेंड्स। जैसे 1980 से 2020 तक का आप एवरेज रिटर्न स्टॉक मार्केट का देखोगे तो 16.5% है। अगर आपने 9,000 रुपए सिर्फ इन्फोसिस आईपीओ में डाले होते, 9,000 रुपए इन्फोसिस आईपीओ में, तो आज वो करीबन 4.5 करोड़ रुपए है फ्रेंड्स। तो जाहिर सी बात है कि लॉन्ग टर्म में इक्विटी मार्केट्स को कोई बीट नहीं कर सकता है, बिकॉज इन्फोसिस ने 8 टाइम बोनस शेयर्स दिए फ्रेंड्स, 1 2 3 4 नहीं, 8 टाइम। सो लॉन्ग टर्म में अगर आप अच्छे शेयर्स खरीद के उसको जस्ट रहने दो, जो बेसिकली वॉरेन बफेट की भी स्ट्रेटजी है, बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी, कि भाई अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स आप बाय करो एंड डोंट सेल देम। सो ऑब्वियसली है कि लॉन्ग टर्म में आप बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट करते हो फ्रेंड्स, बिकॉज जैसे टाइम बीतेगा आपको बोनस आएगा, डिविडेंड आएगा, स्टॉक प्राइस बढ़ेगा, सो ऑटोमेटिकली आपका रिटर्न बहुत अच्छा निकलता है। सेकंड है म्यूचुअल फंड्स। सी म्यूचुअल फंड्स एक इनडायरेक्ट रूट है स्टॉक मार्केट का फ्रेंड्स। म्यूचुअल फंड इज ए इनडायरेक्ट रूट टू स्टॉक मार्केट। एक चीज आप समझिएगा कि म्यूचुअल फंड्स में भी 1964 में म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुए थे, आज तक का उसका भी एवरेज रिटर्न करीबन 15% है। म्यूचुअल फंड्स ऑफलेट 2015 के बाद बहुत पॉपुलर हुए, खास करके एसआईपी रूट, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, कि जिसमें आप बेसिकली थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते हो एवरी मंथ, और लॉन्ग टर्म में आपका अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट होता है फ्रेंड्स। इसलिए म्यूचुअल फंड इज ऑल्सो वन ऑफ द अपॉर्चुनिटीज इन विच यू कैन इन्वेस्ट थ्रू द एसआईपी रूट। इसको हम कल डिटेल में समझेंगे फ्रेंड्स, जब हम म्यूचुअल फंड का एक्सक्लूसिव टॉपिक लेंगे। तीसरा, फिक्स डिपॉजिट्स। सी फिक्स डिपॉजिट्स ऐसे इंस्ट्रूमेंट है फ्रेंड्स जिसमें बेसिकली ऑब्जेक्टिव है सेफ्टी ऑफ कैपिटल।
सी सेफ्टी ऑफ कैपिटल क्यों इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप इन्वेस्ट करते हो तो सारी चीज मार्केट लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट में डालना भी अकलमंदी नहीं है, बिकॉज मार्केट्स बहुत वॉलेटाइल होते हैं। इसलिए जब आप ओवरऑल इन्वेस्टमेंट थीम सेट करते हो तो उसमें फिक्स डिपॉजिट्स का होना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है कि आप एफडी में थोड़ा इन्वेस्ट करते रहो ताकि फिक्स कैपिटल आपका रहे और कोई भी मेडिकल इमरजेंसी या कोई चीज हो तो आप एफडी इमीडिएटली ब्रेक कर सकते हो और आपको अल्टीमेटली वो कैपिटल काम आता है। सो एफडी कैन बी अ पार्ट ऑफ योर ओवरऑल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। प्रोविडेंट फंड यस लॉन्ग टर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे आप आपका रिटायरमेंट प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हैं। इसमें 15 साल का लॉक इन पीरियड रहता है और पूरा अमाउंट टैक्स फ्री होता है। अमाउंट टैक्स फ्री होने की वजह से दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वाइटल। इसलिए प्रोविडेंट फंड इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी फ्रेंड्स। एंड बिकॉज इट्स अ टैक्स फ्री इंस्ट्रूमेंट, टैक्स एफिशिएंसी के एंगल से ये बहुत ही ज्यादा वाइटल है। गोल्ड की बात करें फ्रेंड्स तो गोल्ड ऑफ लेट काफी रिटर्न देने लगा है फॉर द सिंपल रीजन फ्रेंड्स कि गोल्ड में हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि उसका इनवर्स रिलेशनशिप है थ्री थिंग्स से, स्टॉक मार्केट, मैक्रो इकोनॉमिक डेटा और यूएस इकोनॉमी। मीनिंग जब भी इन तीनों में कोई ना कोई नेगेटिव न्यूज होती है तो बेसिकली गोल्ड बढ़ जाता है। ये एक पॉइंट आपको खास ध्यान में रखना है। सो दैट मीन्स आप देखोगे कि कोविड-19 के टाइम पे व्हेन देयर वाज कोविड-19 गोइंग ऑन, गोल्ड 57,000 रुपीज पर 10 ग्राम्स गया और जब से वैक्सीनेशन ये सब स्टार्ट हुआ है वो घट के 46,000 रुपीज पर 10 ग्राम्स पे आ गया है। तो एक चीज आप समझिएगा गोल्ड के बारे में कि जब भी वर्ल्ड इकोनॉमी नॉर्मल होती है गोल्ड घट जाता है, कोई प्रॉब्लम होती है तो गोल्ड बढ़ता है। उसका इस बिहेवियर का सिंपल लॉजिक ये है कि वो बहुत लिक्विड असेट है। गोल्ड इज मोस्ट लिक्विड असेट आफ्टर कैश। तो ये एक पॉइंट हमें ध्यान में रखना है। फाइनली प्रॉपर्टी की बात करें फ्रेंड्स तो प्रॉपर्टी एज एन असेट क्लास इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। 2003 से 2013 तक प्रॉपर्टी मार्केट का रिटर्न काफी रहा, लेकिन आज प्रॉपर्टी मार्केट में बेसिकली दो बड़े इश्यूज है। एक ह्यूज ओवर सप्लाई फ्रेंड्स, यानी हर सेकंड कंपनी प्रॉपर्टी मार्केट में एंटर हो गई और उसने टावर्स पे टावर बना दिए, और अनरियलिस्टिक प्राइसिंग। सी प्राइस आज ऐसे हो गए हैं कि कॉमन आदमी घर खरीदने का उसके लिए एक डिफिकल्ट हो गया है। सो दैट इज बिकम अ मेजर इश्यू। तो लॉन्ग टर्म में आप देखोगे तो एज ऑफ नाउ बिकॉज जॉब सिक्योरिटी का इश्यू है, इकोनॉमी में स्लो डाउन है, ओवरऑल इकोनॉमिक अनसर्टनिटी है, इसकी वजह से प्रॉपर्टी मार्केट इज राइट नाउ नॉट दैट अ वायबल ऑप्शन फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव। हाँ, आप घर लेके उसमें रहते हो, कंज्यूम करना है, वो बात अलग है। बाकी इसमें पैसा लगा के इससे बड़ा रिटर्न निकलेगा, ये थोड़ा सा डाउटफुल है। स्पेशली वर्क फ्रॉम होम जो कल्चर धीरे धीरे पिकअप हो रहा है तो जो कमर्शियल प्रॉपर्टी मार्केट है उस पे भी उसकी काफी नेगेटिव इफेक्ट आएगी। फाइनली फ्रेंड्स कंक्लूजन में इतना याद रखिएगा कि स्टॉक मार्केट में अगर आप डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट करते हैं इक्विटीज एज एन असेट क्लास तो डेफिनेटली इसमें अच्छी वेल्थ है। अगर आप ट्रेडिंग स्पेक्यूलेशन करते हैं तो ऑब्वियसली है कि रिस्क ज्यादा होगा, रिस्क ज्यादा है तो लॉस होने की प्रोबेबिलिटी भी हाई रहती है। तो इसमें आपको समझ के जुडिशियसली ये कॉल लेके ये काम करना है। So with this friends, I complete my part of presentation and now we can go for question answer session. So आपके जो भी questions हो friends, आप ये करेंगे तो I'll definitely be more than happy to answer. Thank you, sir, for your enlightening talk. And we go to the question answer session now. So we have Katila Jagmohan, the first question. Okay. And she wants to know, by trading, what can we buy? See, Kapila ma'am, by trading you can buy any stock which you are comfortable in. I would always recommend to, even if you are a short-term trader or if you want to do slightly long-term delivery based trading, the best option is you buy stocks from BSE Sensex. BSE Sensex जो stocks है friends, वो basically इंडिया की top 30 companies है। तो उसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो दैट इज ऑलवेज अ मोर सेफर ऑप्शन। BSE 30 में रिलायंस, इन्फोसिस, TCS, SBI, ICICI, कोटक, एक्सिस बैंक, लार्सन एंड टूब्रो, ये सारे शेयर्स हैं। तो ऑब्वियस सी बात है दिस विल बी अ मोर सेफर स्ट्रेटजी टू बेसिकली गो विथ, बिकॉज इन शेयर्स के भाव अगर एक बार टेम्पररीली डाउन भी होते हैं ना तो बाद में रिकवर हो जाते हैं। सो दैट इज व्हाई दिस इज अ मोर बेटर ऑप्शन टू गो विथ। Thank you, sir. Okay. The next one is from Mohammed Talha, and he wants to know, how does this online broker applications work, like Zerodha, Grow, Upstocks, etc. सी मोहम्मद सर प्लीज एक चीज समझिए
कि बेसिकली ये सब एप्स है, देयर इज नथिंग बट अ नॉर्मल एप्लीकेशन जो ब्रोकर्स ने बनाए हैं। आप कोई भी ब्रोकर के वहां जाएंगे तो वो आपको ऑनलाइन ट्रेडिंग का देता ही है, तो इसमें कोई ये बड़ी बात नहीं है। ओनली थिंग इज दैट व्हाट आई वुड ऑलवेज सजेस्ट इज कि गो विद अ ब्रोकर हु बेसिकली गाइड्स यू वेल। सी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मार्केट में अगर आपको एडवाइस सही मिल रही है तो लॉन्ग टर्म में आप अच्छा पैसा बना लोगे। सो प्लीज डोंट ट्राई टू मेक मनी by saving in brokerage rather than you basically focus on getting good advice. If you get good advice, obviously annually 15-20% is not difficult, and if you are able to make 15% plus return, obviously that is a huge strategy to make wealth creation. So what else do you want? Great. Thank you so much. The next one is from Muhammad Wasi, and he wants to know the apps which are there in Play Store, like Angel Broking or Grow app, are they good to trade? Please understand, Mohammed sir, basically all these brokers are properly registered with SEBI, and they are all SEBI registered entities. And as far as app is concerned, it is nothing but a software only. So obviously it is a registered trademark product. So it will have all the safety features. There's nothing so new or this in that. It's a common normal app. Right. Thank you so much. We have question from Ms. Naseem Akhtar, and it is, how long can we keep the shares in Demat account in delivery? Maximum how many years? See, Naseem sir, you can keep it as long as you want. In fact, you can basically give those shares to your second generation also. So that is never a problem. Once share comes in your Demat account, it is your property. You can keep it as long as you want. Okay, great. Thank you so much. We have one from Ashok Khan. Yes. And the question is, why we have to keep trading sessions only from 9:15 to 3:30? Can we see a time when we have an open market open for 24/7? See, sir, basically these things were discussed earlier also with the regulator, but to be very frank, see, opening market even half an hour early requires lot of cost and infrastructure cost. Correct. So basically, even you will be surprised to know that in 2008-9, the market timings were 9:55 to 3:30. Now making it from 9:55 to 9:15 itself had so much of repercussion and cost effectiveness. See, basically, people in larger cities like Bombay, Delhi, Calcutta, traveling is a huge issue. Basically, they commute from far off places. So basically, if you open markets for longer hours, it becomes more and more difficult, and cost-wise also it goes up. So that is why the proposal, many times it has been discussed to extend the timing in the evening also, but finally no conclusion comes because the benefit is less, but the cost goes up drastically. Right. Now another question is that in digital world, when we can transfer money instantly, why do stocks take T plus 2 days to be transferred? See, basically, please understand that T+2 cycle is not only for Indian investors, but also for global investors. Now, please understand that when an FII is investing from all the way US into our, there are a lot of offshore funds. So and there are different time zones. So obviously they need time to shift their capital and other things. So that is why we have this T+2 system. Correct. It is not only for Indian retail investors, but globally also, if you see, most of the markets have T+2 timing because you have institutional investors also. And to keep them in order to accommodate every investor, we need to have a settlement cycle which is comfortable to all. You cannot have different settlement cycle for different set of participants. That is why we have this T+2 cycle. Right. Thanks very much. How safe is long-term investment, which is better, trading or investments? See, Naseem sir, basically what I do, if you ask me, I only buy shares, I never sell it. So it depends upon what kind of perspective you have and how much you are confident that India will grow. That is something you have to keep it in mind. If you are confident like me that yes, India will grow, please hold the shares long term. You will definitely make very good profit. If not, the simple strategy is you buy shares when they fall, and the moment you get 10% return, you sell it. So that becomes your trading opportunity. So you can always keep a target of 10% profit. Why I say 10%? Because it is almost double than FD. So that is more than enough for you to exit and book the profit. Right. Thanks very much. There's one from Maruf Afta. What factors do I need to know before investing in stocks? See, Maruf, basically, whenever I select a stock, now see, two factors which I give most important is, number one,
whether the net profit of the company is rising or not. Because unless net profit will rise now, FIIs and mutual funds will not buy, and if they don't buy, stock does not move. So net profit has to rise, one. And second, the company should have a zero debt equity ratio. That is something very important. So zero debt equity ratio and a rising net profit, this will ensure that you will definitely get good returns in the long term. And there are many stocks like this. For example, CDSL, BSC Limited, DMart, then Maruti, then HDFC Life, SBI Life. These are then Infosys, TCS. These are all zero debt companies on one hand, and on the other hand, their net profits are consecutively rising. Even Reliance Industries. So that is the best way basically to buy a stock. Thanks very much. There's one from an anonymous attendee who says if the inflation means rise in price, then in investment also there will be rise in the price. So for example, if I buy shares for rupees 10,000, after 10 years, I can't buy the same share at 10,000. My question is, then what is the difference between inflation and investment, as in both price is going to rise? Yes. See, basically, please understand that in both the price rises, but the pace at which they rise is totally different. As I told you that if you see last 70 years data of Indian economy, our inflation on an average rises by 5%, whereas return of stock market has been 16%. So that basically answers your question. The rate of rise in investment returns will be much faster and stronger because economy does well, whereas inflation on an average will be around 5%. So obviously you will finally earn more if you have invested in capital market linked instruments. Thanks very much. There's one from Navid Akram. If the company launches IPO and takes money from investor, later the share prices vary as per demand and supply. How does the company gets benefited with increase in share price? See, when the price of a share rises, Navid sir, basically what will happen is the valuation of the company rises because your market capitalization goes up. So when your market capitalization goes up, your enterprise value of the company rises. So your bargaining power with banks and financial institutions becomes very strong. See, the reason why Kingfisher got 7,000 crore rupees of loan was that time its share price was skyrocketing. So the more your share price goes up, the more is your bargaining power with banks and financial institutions. So that is how the company benefits. Fundraising becomes very easy. Right. Thank you very much. Mr. Mohammed Imran Khan is asking, what are the pros and cons if more of the population enters into stock market? Will it reduce our reliance on foreign investors? Yes, Mohammed sir, that is precisely what the government is trying, and even what stock exchanges and all of us. That is why we do so many awareness programs. See, today the number of retail investors registered is around 5 crores, but we have around 40 crore people who have PAN card. Now, just imagine that if this number of investors goes up to 10 crore, 20 crore, obviously the kind of domestic savings that will come into the market, it will skyrocket the market, and plus it will reduce our dependence also on these so-called foreign investors who are fair weather friends. So obviously it's a beneficial from both angles. Right. Thank you very much. So there is a question from Mohammed Fardeen. He wants to know, how do stock market work on a daily basis? See, basically, Fardeen sir, simple, please understand that the entire stock market works not only in India but globally on one simple rule of demand and supply. Demand and supply, when I say, it means that if the number of buyers are more, the stock market will go up, and if the number of sellers are more, stock market will come down. It is nothing but a function of only demand and supply. So basically, whenever the demand, that means buyers are more, it rises, and whenever the sellers are more, it comes down. And this demand and supply is created by sentiment. Sentiment refers to the global set of information which flows around. If it's a positive news coming, more people will go and buy. If it's a negative news coming, more people will go and sell. Right. Thank you very much. There's one from Naseem Akhtar which says, can you please elaborate on mutual fund and its See, relevance, how it operates? tomorrow we are going to take the whole session on mutual funds. Right. So we'll keep that for tomorrow. Yes. Thank you very much. Right. Appreciate it. Shakil Rajgoli wants to know, how does an NRI person make trading through the NRI account or by the local account? No, basically NRI person will have to open a PIS scheme with a designated bank, and he can do only delivery based investment. He cannot do intraday. So that is a totally separate account, separately treated. It is not a local account. Right. Thanks very much.
So there's one from Shoaib Ahmed Sheikh. He wants to know how long a long-term holding should be, how to know the price of our stocks are at peak, and when to exit or hold a bit more. See, basically, Shoaib sir, see, there is no one answer which will be applicable to this question because it will all depend upon your what is your investment horizon and what kind of basically strategy you are comfortable with. For example, as I told you, that suppose if you are getting 10% return, then you can always have an exit strategy because 10% is double of what you get in FD. So that could be one strategy. And as far as long-term holding is concerned, long-term primarily means at least 5 years. So if you are holding your stocks at least for 5 years or more, you will definitely be able to generate good amount of return. Correct. So that is one thing. And whether the stocks have peaked or not, to be very frank, no person can answer that question. And that is why I told you that you have to fix your own target return. If you are getting that target return, you can exit and book the profit. Thank you very much. Now there's one from Mr. Laik Ali Khan. He wants to know what does a broker charge from a client to open trading account, demat account and sale purchase of stocks? Yes, see, basically different brokers will charge differently, but on an average, if I tell you, the annual maintenance charge for a demat account is 500 rupees a month. On an average, I'm talking, and the brokerage charge is around 30 paisa for delivery based buying, 30 paisa buy, 30 paisa sell, and for intraday, it is 3 paisa buy, 3 paisa sell. So that is something we have to keep it in mind. Right. Thanks very much. There's one from Tosif Sayed who wants to know what is the question on demographic dividend. As of now, we are having 70% young people within 35-year age. After 25 to 30 years, these people will be in a retirement stage. How will this affect the Indian economy? Is there a chance of decline in the economy? See, Tawfiq sir, basically this is a process, this is a cycle which every economy has to face. But why India will face this problem much years back, not so immediately, is because we have a very strong marriage system and family system. So because of that particular point, we have a very strong marriage and family system. So because of that, obviously, even if one generation is getting old, there is another generation to take care of that. The reason in foreign countries these things have happened is because if you see basically in foreign countries, there are no family, what I can say, system and values. So that is the reason why those economies have faced this problem so quickly and so immediately. Otherwise, in our economy, this should not be a problem. Right. Thank you very much. There's one from Mohammed Shahid. He wants to know how to get the indication of profit booking. See, basically, Shahid sir, as I told you, that you have to fix your target return. See, for example, if you buy a share at 100 rupees, simple, and if your target is 20% return, so if the stock goes to 120, you can basically book the profit. See, please understand that you will have to fix your own target return because it will differ from person to person, correct? See, a lot of investors I have seen who are very happy if they get basically some return more than FD. Now, FD is right now giving you, say, 5 to 6%, so they are happy with a 10% return, whereas there are certain investors who would like to get more profit more than 15%. So it depends, it will always differ from investor to investor. What perspective does he carry? Right. Thanks very much. Mohammed Imran Khan has got a question where he says our demat account is maintained with the broker. If any broker runs away, what will happen to our share which we have kept it with the broker? See, basically, you are protected by investor protection fund to the tune of 15 lakh rupees. So basically, in case if a broker defaults, then up to 15 lakh rupees you are refunded. You are protected, so you will get that money. Great. Thank you very much. There's one from Mr. Kaleem. He would like to know, can a share market be as a regular type of job or can we make living by trading in equities or mutual funds? Definitely, Kalim sir, you can definitely be an entrepreneur in stock market and in mutual funds, and you can definitely make your regular income out of this. In fact, so many people run their house with this as a full-time profession, and that is why we will be arranging even one session exclusively on this also. But as of now, take this answer that yes, you can definitely opt for this as a full-time business opportunity. Great, thank you very much. There's one from Tosif. There's one from Tosif Sayed. Can you provide some information about tax on LTCG and STCG?
See, basically, if you sell shares before 1 year, then you have to pay 15% short-term capital gain tax. Whatever profit you have made, you have to pay 15% tax on that. And if you sell after 1 year, then there is 10% long-term capital gain tax if your profit is above 1 lakh rupee. If your profit is less than 1 lakh rupee, then after 1 year, there is no tax. And this is same for mutual funds also. Right. Thank you very much. There's one from Fahim Patel. He wants to know now Nasdaq jumps 1.8%. So tomorrow Indian market is going up. Yes, in most of the cases. See, today all global markets are up, Dow Jones, and they are doing very well because yesterday night there was voting in US Senate for the final approval of this $1.9 trillion economic package. So I think that approval has come, and that is the reason today the entire world markets are up. So obviously going ahead, I feel that our markets will also be skyrocketing. That is what I feel. Thank you very much. There's one from Miss Abida Sheikh, and she wants to know if we pay partially for the share within 5 days and if the broker sells it and if there is a profit. So will the broker pay us the share of profit or he will not pay? No, no, definitely he will pay. See, if there is a profit, then there is no problem. The problem always comes when there is a loss. If there is any profit in your account, obviously he has to credit in your account. There is no problem related to that. The problem comes when there is a loss and the client says, I won't pay the loss. Then there is a problem. Thank you. There's one from Laik Ali Khan, and he wants to know what do you suggest a senior citizen do for short-term returns in present conditions? Frankly speaking, if you are a senior citizen, it is better you go with provident fund, even post office savings, rather than trying your hand at stock market. To be very frank, because obviously being a senior citizen, the income would be an issue. So taking risk with your reserve capital may not be recommended. Right. There's a question from Ms. Sayyida Arshia, and she would like to know how to recover losses in the stock market. Should we reinvest? See, basically, man, if you have incurred any loss, the best way to recover is that you buy only BSE Sensex stocks. As I told you earlier also, see the top-notch companies, if you buy now, what happens is that after some time, the prices are bound to rise. So you can slowly and gradually then recover your losses. So always remember, to all investors, I would always suggest that if you want to do long-term investing or even short-term trading, the best option is that you go with the top Sensex 30 companies, because those 30 companies will ultimately generate good returns in the long term. So that is always a safer and the better strategy to go with. In fact, somebody had put in a question, why does the BSE Sensex companies are only 30? Why not more or less? Okay, see, basically what happens is globally a lot of research has been done that how many stocks should be there in an index. So typically the research shows that it should be between 30 to 50. And when Sensex was formed, it was more or less taken a cue from Dow Jones. The Dow Jones also has 30 stocks only. So that is why 30 figure was selected. Okay, thank you so much. So there's a question from Mr. Mashuk Khan again. He says, why do experts like Elon Musk criticize short selling? See, that was a vested interest. What he had basically taught was, so that time, if you see, Elon Musk had tweeted something about Bitcoin, and that is why Bitcoin started falling. So because he was, I think, incurring a loss, he was criticizing that. See, to be very frank, short sell and buying both are a part of market process, and different people will have different views. So it is obviously something which should not be banned because it is an open market. So people will do what they feel comfortable about that particular stock. They may buy also and they may do short sell also. Thank you very much. One from Mr. Mohammed Shahid, he wants to know when do we sell the shares from our portfolio? You can always sell your shares when you are making your desired level of profit. Please understand, friends, that your profit level will always differ from person to person. As I told you, that if you want to do trading, so if you get any return above 10%, that is one way to book profit. Another is you may go with a 15% target, because stock market's long-term return is ultimately 15%. So that could be one strategy basically to go with. Right. Now there's one question that I'll ask, and then I have kept two questions for the last. So I will just repeat this one. Sure.
how can we invest in foreign market, and will it be good to invest in foreign market? See, yes, you can definitely diversify your risk and your returns also by investing in foreign markets. So there are two ways. As per RBI liberal, you can definitely invest up to 250,000 in any part of the world, $250,000. But for that, you will need to register with a US or a foreign-based broker. To be very frank, that method is slightly difficult. The easiest and the most simplest method is that you simply invest in a mutual fund whose portfolio consists of foreign companies. So, for example, ICICI has a scheme, US Opportunities Fund. So it is better that you invest in that mutual fund. Then Motilal Oswal has one Nasdaq 100 ETF. So it invests in all technology stocks of Nasdaq. So these are the two good mutual funds where you should invest, and you automatically get an exposure to foreign companies also. Great, thank you very much. Now, one more question before the last two. Why there is a difference in last day's closing index figures and current day's opening index figures? Ideally, opening should be the same as last day's closing. What happens during the pre-opening hour from 9 to 9:15 a.m.? Sorry, I did not get what the 9 to 9:15. Yeah, I mean, the question was, why is the difference in last day's closing index figure and the current day's opening index figure? Okay. See, basically, it happens because, see, from 9 to 9:15, it is a pre-open market. Now, in that, if there are more buy trades, then obviously the opening figure will be on the higher side, because the moment market opens at 9:15, buy transactions will be more. So if buyers are more, the price will always have a jerk on the upside. If there are more sellers, the price will fall on the downside. So that is why you will always find that what closes yesterday at 3:30, and after that lot of news comes from international markets. So what opens at 9:15 can never be the same. In some cases it is same when there is absolutely no news from the global level, then it is typically the same. Otherwise it will surely differ. Thank you very much. The last two questions which I reserved for the end was, one person had asked, can you recommend some good companies shares to invest in? And the other was, can you recommend a good broker? So these two last questions before we end the session. See, basically, you can always invest in, as I told you, friends, you can always go with this top 13 stocks. What I typically try to follow, Reliance Industries, then you can go with HDFC Bank, HDFC Limited, then TCS, Infosys, SBI, ICICI Bank, Kotak Bank, Axis Bank, Tata Steel, Larsen & Toubro, Asian Paints, and Hindustan Unilever. These are the 13 stocks out of top 30 companies. To be very frank, what I personally prefer to buy, these are topmost companies where there are negligible chances that your money will get trapped. So that is something you can always go for. As far as brokers are concerned, all brokers are SEBI registered entities. Again, I would say go with somebody who guides you well. That is most important. Thank you. Just one thing what I have just observed is that one question is there, that the age of 62, which equity share should I buy? Madam, the simple answer, as I told you, it is not about age, it is about the risk-taking ability. So if you still want to invest in markets, BSE Sensex 30 companies will be the best suitable option to go with. The stocks which I just recommended, like Reliance, HDFC Bank, HDFC, Infosys, TCS, these are the standard companies in which there will be no risk that at least your capital will go away. So you can go with those stocks. Thank you very much. So the last one that we still remain is in terms of the stockbroker, who would you recommend? Sir, as I told, okay, see, it depends what they are comfortable with, and they can go with any broker, provided I would always say one thing, see, I cannot suggest any name because that would not be fair. So basically, I would always tell one thing, that they can go with a person who guides them well. See, that is more important in market. Correct. Where research is good, where guidance is given. Because in this market, if you want to make money, knowledge is the only source. The question was actually based as per the security level, which is the best broker. You can always go with any of the national level brokers then. The large ones, the diversified ones. Okay, great. Thank you very much, Aditya Saab, for all your enlightenment, sir, and the great talk on the stock market functioning. I think a lot of concepts have got clear today.
Thank you once again, all the participants, for being here and listening to the talk. The talk tomorrow that we will have is on the mutual funds. So as somebody was asking a question, Dr. Srinivas will enlighten us tomorrow on the mutual funds aspects. So we request all of you to be back again and to listen to his inputs on the mutual funds market. So thanks all for being here, and thank you, Dr. Sir. Thank you. Srinivas. May we all have a great evening and a good night, and Good night. meet tomorrow again. Yes, sure, sir, sure. Thank you, everybody, friends. Thanks a lot.